A very warm welcome to all of you again on your YouTube channel BioView. Dear students, today we are going to start a very important technique, that is gel electrophoresis. So let's concentrate and study about gel electrophoresis. Gel electrophoresis. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मॉलिक्यूलर टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स यानी कि चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय और डिस्कवर्ड बाय स्वीडिश बायोकेमिस्ट। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है मेमोरी बेस में, तो आपको पता होना चाहिए किसने डिस्कवरी की थी। स्वीडिश बायोकेमिस्ट टाइसेलियस in 1937. So gel electrophoresis technique was developed by Swedish biochemist Tiselius in 1937. इसके पहले जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हुआ करते थे उनका सेपरेशन हम एक स्पेशल टाइप की टेक्निक से करते थे जिसका नाम है सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो कभी अगर पूछ लिया कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन किस टेक्निक के थ्रू करते थे, तो आपको पता होना चाहिए सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। Sucrose density gradient centrifugation was a technique through which we were separating the charged molecules like DNA, RNA and protein. But nowadays the gel electrophoresis technique has been evolved or developed in a very specific and you can say designed manner by which we can easily separate the charged molecules. So अगर आपको नोट्स बनाना है तो जस्ट ऐसे ही सुनिए और आप पॉज करके वीडियो को बना सकते हैं। और अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप की नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन को समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं। तो सुनिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ मॉलिक्यूलर टेक्निक व्हिच इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, आई.ई. दैट इज एग्जांपल के तौर पर डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक, इस तरह से लिखेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है तीन शब्दों से मिलके बना है। सबसे पहला है जेल और दूसरा है इलेक्ट्रो और तीसरा है फोरेसिस। तो आइए तीनों शब्दों की मीनिंग एक्चुअल में क्या है हम समझ लेते हैं। जेल, इलेक्ट्रो और फोरेसिस, यहीं से आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। ओके, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को, एक मिनट, बड़ी साइज करनी है भाई, हो नहीं रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जो जेल का जो जेल है वो दो टाइप का इस्तेमाल करते हैं हम, या तो एगारोज जेल, एगारोज जेल या पॉली एक्रिलामाइड जेल। ठीक, अभी कैसे बनता है जेल मैं सारी चीज़ें डिफाइन करूँगा, बताऊँगा। और जो इलेक्ट्रो होता है, इलेक्ट्रो लिया गया है इलेक्ट्रिक करंट से, किससे? इलेक्ट्रिक करंट से। और फोर्सेस का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट। तो जैसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा रहे हैं, ये मान लीजिए सैंपल है हमारा, तमाम प्रकार के डीएनए एक ही वेल में मौजूद हैं या कहीं मौजूद हैं।
और इसको हमें क्या करवाना है, सेपरेट करवाना है। क्या करवाना है, सेपरेट करवाना है। सबको अलग 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 जोन में ले जाना है, साइज के बेस पर, न्यूक्लियोटाइड के बेस पर, यानी किसमें कितने बेस पेयर्स हैं उसके आधार पे हमें सेपरेट करना है, सारे डीएनए को सेपरेट करना है। तो हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसमें हमें जेल का इस्तेमाल करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करता है, एक तरफ से नेगेटिव पोल, एक तरफ से पॉजिटिव पोल। तो इलेक्ट्रिक करंट यूज होने की वजह से हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रो, जेल यूज होने की वजह से हम कहते हैं जेल। तो दो शब्द तो मिल गया हमें। जेल इलेक्ट्रो क्यों कहते हैं, क्योंकि जेल का इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से कहते हैं हम जेल इलेक्ट्रो। बट इसी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डीएनए मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। भाई कोई चीज अगर एक ही में है उसको अलग करना है, सेपरेट करना है, तो बिना मूव किए हुए सेपरेट नहीं हो सकता। तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट द चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय मूविंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मूव करके सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं और हम अपने रिजल्ट को पा पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय व्हिच they can be separated from each other. So this technique is called as gel because gel is using in this technique and electric current is helping to move the molecules and the moving is also called as phoresis. So this technique is called as gel electrophoresis. I think you are able to understand each and everything whatever I have explained now. Okay, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस टेक्निक को करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या हैं रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स बेटा जो है, तो आप अभी देख ही लीजिए। सबसे पहले क्या है, जेल है, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट है जिसकी वजह से मूव करके अलग होंगे मॉलिक्यूल्स, है ना। और तीसरा क्या है, सैंपल है। सैंपल तो चाहिए ही भाई ना, ठीक, सैंपल तो सबसे पहले चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जेल है, इलेक्ट्रिक करंट है, सैंपल है, ठीक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ जेल। जेल कितनी प्रकार की होती है और किसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है। टाइप्स ऑफ जेल, ठीक। मेरे लाल, जेल जो है दो प्रकार की इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जो सबसे पहली है एगारोज जेल। क्या है, एगारोज जेल। ओके, एगारोज जेल। दूसरा है पॉली एक्रिलामाइड जेल। पॉली एक्रिलामाइड जेल, एगारोज जेल और पॉली एक्रिलामाइड जेल। जो एगारोज जेल है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, यूज टू सेपरेट, यूज टू सेपरेट, यूज टू सेपरेट डीएनए एंड आरएनए, यूज टू सेपरेट लार्ज molecule of DNA or RNA, but polyacrylamide is used for separation of, लिख देते हैं पूरा, used to separate small fragment of DNA, small fragment of DNA and protein। स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन के सेपरेशन के लिए पॉलीएक्रिलामाइड जेल का इस्तेमाल करते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए के लिए हम एगारोज जेल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, why we use polyacrylamide to separate the small fragment of DNA and protein and we use agarose gel for the separation of large molecule of DNA and protein। So you can say because, you can say because, क्योंकि इसलिए इस्तेमाल करते हैं
The large, the agarose gel, agarose gel have agarose gel have large pore size, large pore size, whereas polyacrylamide have small pore size. Hence we use polyacrylamide gel for the separation of small fragment of DNA and proteins. जो पोर होता है वो पॉलीएक्रिलामाइड में छोटा होता है, इसलिए छोटे मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन के लिए हम पॉलीएक्रिलामाइड का इस्तेमाल करते हैं, और जो एगारोज जेल होता है उसकी पोर साइज बड़ी होती है, इसलिए उसका इस्तेमाल हम लार्ज मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि हमें अगर इस्तेमाल करना है, हमें अगर डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें प्रिपेयर करना होगा जेल को। मैं डायरेक्टली पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जेल को तैयार करना नहीं आएगा तो आप प्रोसेस को सही से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप 5 मिनट में वीडियो देखना पसंद करते हो। हमेशा शॉर्टकट रास्ता घातक होता है। लॉन्ग कट जाइए, आराम से जाइए, लेकिन जब मंजिल पे पहुँचोगे, कामयाबी की मंजिल पे कदम रखोगे, तो फख्र से महसूस करोगे कि हमने शॉर्टकट रास्ता नहीं, जंगल, झाड़ियों, पत्थर, पहाड़ों का सामना करते हुए अपने मंजिल पे पहुँचोगे तो रास्ते की सारी ठोकरों को पहचानते रहोगे, सारी अड़चनों को पहचानते रहोगे, सारी प्रॉब्लम्स को जानते रहोगे, सारी परेशानियों को जानते रहोगे। बाई द वे कभी किसी को रास्ता बताना हुआ तो आप सारी प्रॉब्लम से आगाह कर सकते हो। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना हुआ, किसी को पढ़ाना हुआ, तो आप A to Z कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ सकते हो, पढ़ा सकते हो, लिख सकते हो। तो आइए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ जेल, प्रिपरेशन ऑफ एगारोज जेल। ओके, प्रिपरेशन ऑफ एगारोज जेल। तो एगारोज जेल के प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एगारोज चाहिए। तो एगारोज जो है, एगारोज कहाँ से मिलता है, तो एगारोज मिलता है मेरे लाल सीवीड से। कहाँ से? सीवीड से, सीवीड से, सीवीड से। और कौन से सीवीड से? तो 2 प्रकार के सीवीड हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 है ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, और है जेलिडियम। तो सीवीड, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, एगारोज ऑब्टेन करते हैं। तो एगारोज ऑब्टेन करने के बाद सबसे पहले हम करेंगे वे आउट द एगारोज, वे आउट द एगारोज। सबसे पहले हम एगारोज को वेट करेंगे, यानी किस मात्रा में हमें बनाना है एगारोज जेल। ये डिपेंड करेगा सैंपल के ऊपर, यानी सैंपल किस प्रकार का हमें अलग करना है, लार्ज मॉलिक्यूल है कि स्मॉल मॉलिक्यूल है, यानी कंपाउंड सैंपल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें जेल किस प्रकार की बनानी होगी, कितने % एगारोज की बनानी होगी। मान लीजिए आपको कहा गया 1% एगारोज। 1 मिनट कलर चेंज करने दीजिए, नहीं तो आप लोग नोट्स खराब कर देते हैं। ठीक, अगर 1% एगारोज अलग करने के लिए कह रहा है, सॉरी 1% एगारोज जेल बनाने के लिए कहा जा रहा है, 1% एगारोज जेल बनाने को कहा जा रहा है, तो क्या करना होगा, 1% का मतलब 1 ग्राम एगारोज रहेगा, 1 ग्राम एगारोज रहेगा पर 100 ml TaEOR TBE। ये TaE और TBE क्या है, ये एक बफर सॉल्यूशन है। मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। TaE और TBE
बीई को। ठीक, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप नोट्स सही से बना लीजिएगा ना। तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो टी ए ई क्या है, टी बी ई क्या है, जानते रहिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। टी ए ई बफर और टी बी ई बफर, ये एक बफर सॉल्यूशन है, टाइप का बफर सॉल्यूशन है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं एगारोज जेल बनाने के लिए। तो टी ए ई का मतलब क्या है, ट्रिस बेस एसिटिक एसिड, ट्रिस बेस एसिटिक एसिड प्लस ई डी टी ए, यानी ई का मतलब ई डी टी ए। ठीक, और इसका मतलब होता है ट्रिस बेस बोरिक एसिड प्लस ई डी टी ए। जो ट्रिस बेस एसिटिक एसिड और ट्रिस बेस बोरिक एसिड है, ये दोनों बफर सॉल्यूशन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं एगारोज जेल प्रिपेयर करते वक्त। तो ये अगर थोड़ा सा अमाउंट हम एसिडिटी या बेसिसिटी इन्वायरमेंट में बढ़ती या घटती है तो पीएच पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमें डीएनए के लिए एक स्पेसिफिक पीएच की ज़रूरत होती है। अगर पीएच कम ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा डीएनए डीनेचर हो सकता है, अपनी क्वालिटी को लॉस कर सकता है, ओरिजिनल आइडेंटिटी को लॉस कर सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा डीएनए मॉलिक्यूल खराब हो सकता है। समझ आ रही बात। तो ट्रिस बेस एसिटिक एसिड प्लस ईडीटीए, ट्रिस बेस बोरिक एसिड प्लस ईडीटीए का इस्तेमाल करते हैं बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए ड्यूरिंग एगारोज प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये तो देख लिए बफर सॉल्यूशन, ये ईडीटीए के बारे में देख लेते हैं क्या है ईडीटीए। एक एक शब्द आपका क्लियर होना चाहिए। ईडीटीए क्या है? ईडीटीए बेटा एक है चेलेटिंग एजेंट। क्या है? चेलेटिंग एजेंट है। चिलेटिंग एजेंट किसको चिलेट करता है? ये चिलेटिंग एजेंट चिलेट्स Mg2+, ये Mg2+ को चिलेट करता है। तो आप कहेंगे इसका फायदा क्या है? तो आप देख लीजिए, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं Mg2+ इज अ कोफैक्टर ऑफ डीएनएज एंजाइम। डीएनएज एंजाइम का कोफैक्टर है। तो होता क्या है, ईडीटीए अगर सॉल्यूशन में मौजूद है यानी जेल में मौजूद है तो ईडीटीए हमारा Mg2 को चिलेट कर लेता है, यानी अपने साथ बाइंड कर लेता है। अगर ये अपने साथ बाइंड ना करे तो Mg2+ क्या हार्म कर सकता है? Mg2+ क्या हो जाएगा? बाइंड्स टू डीएनए, सॉरी क्या हो जाएगा? ये डीएनएज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा? एक्टिवेट्स डीएनएज एंजाइम। और ये डीएनएज एंजाइम अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो ये हमारे डीएनए को अफेक्ट कर देगा, यानी काट देगा। ठीक, हमारे डीएनए को अफेक्ट कर देगा। तो Mg2+ को फैक्टर है डीएनएज एंजाइम का। डीएनएज एंजाइम डीएनए को काट देता है, अफेक्ट कर सकता है। तो डीएनएज एंजाइम को एक्टिवेट न होने दिया जाए, इसके लिए एगारोज जेल में हम ईडीटीए के तौर पर ईडीटीए इस्तेमाल करते हैं, जो कि चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। चिलेटिंग एजेंट क्या करता है? चिलेट करता है Mg2+ आयन को, जो क्या करता है? एक्टिवेट करता है डीएनएज एंजाइम को। और जब ये ईडीटीए के साथ बाइंड हो जाएगा तो कोई Mg2+ फ्री नहीं रहेगा और डीएनएज एंजाइम एक्टिव नहीं हो पाएगा, और हमारा डीएनए मॉलिक्यूल जो हम सेपरेट कर रहे हैं, हमारा जो सैंपल है वो सेफ रहेगा। आई थिंक आपको ईडीटीए और टीएई और टीबीई का मतलब समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आइए हम स्टेप अगले पेज से देखते हैं, क्योंकि इसमें आएगा नहीं, एक ही पेज में सब कुछ देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया था पहला स्टेप क्या था कि वे कर लेंगे ना। क्या वे कर लेंगे? हम वे कर लेंगे डीएनएज, एक मिनट, क्या कर लेंगे?
सबसे पहले हम वे कर लेंगे, वे आउट एगारोस, एगारोस को वे कर लेंगे। उसके बाद में क्या कर लेंगे, पुट इन एलेनमेयर फ्लास्क, एलेनमेयर, पुट इन एलेनमेयर फ्लास्क, पुट इन एलेनमेयर फ्लास्क। एलेनमेयर एक स्पेसिफिक फ्लास्क है जिसका इस्तेमाल हम एगारोस जेल प्रिपरेशन के लिए करते हैं। पुट इन एलेनमेयर फ्लास्क एंड dissolve in TaEOR TBE buffer solution। TaEOR TBE बफर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे। किसको, एगारोज को डिसॉल्व करेंगे। तो TaE क्या है, TBE क्या है, आपको ऑलरेडी पता हो चुका है। आई थिंक आपको पता हो चुका है। ओके, तो TaE और TBE क्या है आपको पता चल चुका है कि TaE TBE बफर सोल्यूशन है, EDTA है, चिलेटिंग एजेंट है, वगैरह वगैरह। ठीक, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको डिसॉल्व करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, माइक्रोवेव करेंगे। क्या करेंगे, माइक्रोवेव करेंगे, माइक्रोवेव करेंगे। ठीक, माइक्रोवेव ऐसे एक चैम्बर होता है जिसमें हम टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। जितना टेम्परेचर पे हमें रखना है, माइक्रोवेव करवाना है। तो माइक्रोवेव में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जनरेट होती है। जितने टेम्परेचर पे हम सेट कर देंगे उतना टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और दूसरा ऑप्शन एक और है, हम बंसन फ्लेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका, बंसन फ्लेम का। तो बंसन फ्लेम का मतलब मान लीजिए ये क्या है, ये एक बंसन फ्लेम है जो जल रहा है। ठीक, इसके ऊपर हम अपने सैंपल को लेकर के आएंगे, इसके ऊपर हम अपने सैंपल को लेकर के आएंगे, एलेनमेयर फ्लास्क को लेकर के आएंगे, हीट करेंगे और उसके बाद में क्या कर देंगे, हर 30 सेकंड पे मूव करते रहेंगे ताकि हमारा डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो खराब ना होने पाए। यानी हर 30 सेकंड पे हीट करेंगे, हटा लेंगे, हीट करेंगे, हटा लेंगे, हीट करेंगे, हटा लेंगे। क्यों, अगर लगातार ज़्यादा हीट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो एट 30 सेकंड इंटरवल, एट 30 सेकंड इंटरवल remove the flask from flame, remove the flask from flame and swirl, swirl का मतलब ऐसे मिलाना, ऐसे मिलाना जैसे आपके घर में मट्ठा मारा जाता है और दाल को घोटा जाता है। तो दाल घोटनी मतलब उसको स्विर्ल कर लेंगे, मिलाएंगे, अच्छे से मिल जाए। समझ आ रही बात। तो हर 30 सेकंड पे हीट करेंगे, हटा लेंगे, हीट करेंगे, हटा लेंगे और स्विर्ल करेंगे टिल डिसोल्यूशन ऑफ एगारोज, टिल डिसोल्यूशन ऑफ एगारोज, यानी एगारोज के घुलने तक क्या करते रहेंगे, हीट करते रहेंगे, रिमूव करते रहेंगे, हीट करते रहेंगे, रिमूव करते रहेंगे और स्विर्ल करते रहेंगे। और फिर एक समय आएगा ये घुल जाएगा एंड क्या करेंगे, फिर वेट करेंगे, वेट फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स, या आप कह सकते हो टिल 55 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 55 डिग्री सेल्सियस तक जो एगारोज हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसका टेम्परेचर अगर हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, हम 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचते पहुँचते ऐड ETBR, ETBR क्या है, हम के देख लेते हैं। ETBR बेटा है इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड
इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है, हमारे सैंपल को यानी डीएनए के साथ बाइंड करके फ्लोरिसेंट शो करता है अंडर यूवी एनालिसिस अल्ट्रावायलेट रेज के अंडर में क्या करते हैं हम, एनालिसिस करते हैं अंडर यूवी एनालिसिस गिव्स फ्लोरिसेंस यानी जो इथिडियम ब्रोमाइड है वो डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा और जब कंपोनेंट्स यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं डीएनए के हम सेपरेट कर लेंगे तो जब अंडर अल्ट्रावायलेट रेज के हम एनालिसिस करेंगे तो फ्लोरिसेंस करेगा, जुगनू की तरह चमकेगा। समझ आ रही बात, फ्लोरिसेंस शो करेगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारा डीएनए मॉलिक्यूल कहाँ है। और इसका इस्तेमाल जो है हम करते हैं 0.5 माइक्रोग्राम पर ml, यानी अगर 1 ग्राम जेल है तो 0.5 माइक्रोग्राम हम ETBR इस्तेमाल करते हैं। और 0.5 माइक्रोग्राम को अगर ग्राम में बदलना हो तो ये 5th मिलियन ऑफ 1 ग्राम होता है। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 0.00005 ग्राम पर ml, यानी 1 ml पे 0.00005 ग्राम पर ml इस्तेमाल करते हैं ETBR को, इसलिए कि ये कार्सिनोजेनिक होता है। इसलिए कार्सिनोजेनिक होने की वजह से बहुत ही कंट्रोल्ड अमाउंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो ये एनालिसिस की जाती है आगे चल के अल्ट्रावायलेट रेज के अंडर में, तो अल्ट्रावायलेट रेज की इंटेंसिटी भी बहुत स्लो रखी जाती है, मीडियम रखी जाती है। ये भी क्या है, कार्सिनोजेनिक है। समझ आ रही बात। तो ये कंडीशन क्रिएट करने की वजह से हम ETBR का इस्तेमाल करते हैं ताकि सेपरेशन के बाद हम अपने डीएनए को आसानी से ऑब्जर्व कर पाएँ, देख पाएँ। समझ आ गई बात। तो ETBR ऐड हो गया। अब ETBR ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, ETBR ऐड करने के बाद इसको एक ट्रे तैयार करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, ट्रे में पुट अ कॉम्ब इन कास्टिंग ट्रे क्या है, जैसे कि ये देख लीजिए कास्टिंग ट्रे है मान लीजिए। तो इसमें क्या डाल देंगे, एक कॉम्ब डाल देंगे। कॉम्ब ऐसे ही कुछ होगा, एक मिनट, कॉम्ब कुछ ऐसे ही होगा, ठीक, कॉम्ब कुछ ऐसे होगा, ठीक, कॉम्ब डाल देंगे ना। ये कॉम्ब क्यों डालेंगे, कॉम्ब डालेंगे इसलिए ताकि क्या हो सके, वेल्स बन सकें। अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। पुट अ कॉम्ब इन कास्टिंग ट्रे एंड फॉर द प्रिपेयर्ड जेल कॉम्ब लगा देंगे और जेल को प्रिपेयर कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए मोमबत्ती को आप ढेर सारी मोमबत्ती को पिघला लें, पिघलाने के बाद इसमें डाल दें और कॉम्ब लगा हुआ है। जब सूख जाए जेल, यानी जब मोमबत्ती सूख जाए, उसका घोल सूख जाए, तो आप कॉम्ब को बाहर निकाल लीजिए। जब कॉम्ब को बाहर निकालोगे, जहां से निकालोगे वहां पे गड्ढा बन जाएगा, उसी गड्ढे को कुआं कहते हैं, जो आगे चल के हमें सैंपल लोड करने के काम आएगा। इसी तरीके से जब एगारोज जेल प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो है हम कॉम्ब लगा देते हैं वेल्स प्रिपेयर करने के लिए, जहाँ पे हम सैंपल को लोड कर पाएंगे। सैंपल को लोड करने के लिए हमें वेल्स बनाने की जरूरत होती है, इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉम्ब का। कब, कास्टिंग ट्रे में कॉम्ब लगा देते हैं। इसको उड़ने से पहले, पॉर करने से पहले, डालने से पहले हम कॉम्ब लगा देते हैं। तो जब क्या कर देंगे, पुट अ कॉम्ब इन कास्टिंग ट्रे एंड फॉर द प्रिपेयर्ड जेल, फिर क्या होगा, फिर क्या करेंगे, वेट करेंगे, वेट टिल सॉलिडिफिकेशन, यानी सॉलिडिफिकेशन का मतलब सॉलिड होने तक, सॉलिडिफिकेशन ऑफ जेल, जेल के सॉलिड होने तक हम इसका इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई बात। उसके बाद क्या करेंगे, रिमूव द कॉम्ब, ओके, कॉम्ब को रिमूव कर लेंगे एंड वेल्स आर फॉर्म, यानी सब कुछ तैयार हो चुका है। अब हमें करवाना क्या है, जो ये वेल प्रिपेयर हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, देख लीजिए, तो
ये मान लीजिए क्या है, कास्टिंग ट्रे है, और ये कॉम हटा लिया तो ये वेल्स बन गई। क्या बन गई? ये वेल्स बन गई, ये वेल्स बन गई। क्या बन गई? वेल्स बन गई। और इसी वेल्स में हम क्या करेंगे, अपने सैंपल को लोड करेंगे। जो फर्स्ट होता है चैम्बर, उसमें हम डीएनए लैडर का इस्तेमाल करते हैं ताकि पता चल सके जो सैंपल अलग हो रहा है कितने बेस पेयर का फ्रेगमेंट है, डीएनए कितने बेस पेयर का है। तो ये सब हम दूसरे लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, कमेंट करें या ना करें। लेकिन एक चीज़ की गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, विनती, दरखास्त, अपील करूंगा कि आप सिर्फ अपने तक इस वीडियो को ना रखें। जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है एक अच्छे बेहतरीन कॉन्सेप्ट की, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ने की, टेक्निक पढ़ने की, आप अपने दोस्त, अजीज, अकारिब, यहाँ तक कि दुश्मनों के साथ भी शेयर कर सकते हो। इसलिए जिसे आप दुश्मन समझते हो, हकीकत में आपका दुश्मन वो नहीं है। हकीकत में दुश्मन आप ही आपके हैं, और आपका कोई दुश्मन नहीं है इस दुनिया में। तो जिसे आप दोस्त समझते हो वही है आपका दुश्मन, जिसे आप दुश्मन समझते हो वही है आपका दोस्त। इस तरह से, क्योंकि जो आप में ऐब निकालता है आप उसे दुश्मन समझते हो, हालांकि जो दुश्मन होता है वो आप में ऐब निकाल के ये बताना चाहता है कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हें दोष रहित बनाना चाहता हूँ, तुमने कोई दोष नहीं देखना चाहता। क्योंकि जब ऐब निकल जाता है तो हुनर बचता है। A lots of thanks for watching my video from deepest part of my heart. Dear student, stay healthy, stay blessed. A lots of thanks for watching my video from deepest part of my heart. Okay? Jai Hind.